नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज हम हाजिर हैं ग्रेविटेशन का सेकंड लेक्चर लेकर के। फर्स्ट लेक्चर की अगर हम बात करें तो हमने ग्रेविटेशन से रिलेटेड कुछ इनिशियल और बेसिक चीज़ों को डिस्कस किया था। एक बार फटाफट से हम उसका रिकैप देख लेते हैं कि पहले लेक्चर में हमने क्या क्या चीज़ें ग्रेविटेशन से रिलेटेड डिस्कस की थी। सबसे पहली बात, हमने ग्रेविटेशन का बेसिक मीनिंग समझा था। तो हमने कहा था कि दो मासेस के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है उसको हमने ग्रेविटेशन कहा। उसके लिए न्यूटन ने ग्रेविटेशन लॉ दिया था, F=G m1 m2 अपॉन r²। ये फॉर्मूला हमें मिला। G को हमने यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट बोला, जिसकी वैल्यू 6.67 × 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg² मिली थी। इसको यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट हमने इस वजह से कहा था क्योंकि ये एक ऐसा कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू पूरे यूनिवर्स में कहीं पर भी हम लें, किसी भी मीडियम में लें, किसी भी कंडीशन में चेंज नहीं होती है। मतलब ये वैल्यू फिक्स रहती है, इसलिए हमने इसको यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट कहा था। फिर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, तो दोनों मासेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, फोर्सेस की डायरेक्शन म्यूचुअली अपोजिट होंगे, फोर्सेस के मैग्नीट्यूड इक्वल होंगे। इसका मतलब इसमें देखा जाए तो एक्शन रिएक्शन का जो लॉ है वो ओबे होता है। तो यहाँ से हमको फोर्स का मैग्नीट्यूड मिल गया। अब उसके बाद में कुछ बेसिक क्वेश्चन अपन ने इससे रिलेटेड डिस्कस किए थे। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन की अपन ने बात की थी कि भाई किसी भी एक पार्टिकल पर अगर नेट फोर्स कैलकुलेट करना है तो उसके लिए जितने भी फोर्सेज लग रहे हैं उनका वेक्टर सम कर देंगे तो नेट फोर्स कैलकुलेट हो जाएगा। दिस इज द बेसिक मीनिंग ऑफ प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। ठीक, उसको हमने क्वेश्चंस में प्रैक्टिकली अप्लाई भी किया था। उसके लिए 3 स्टेप्स की हमने बात की थी। पहले स्टेप में हम पार्टिकल पर लगने वाले फोर्सेज की डायरेक्शन डिसाइड करेंगे। दूसरे स्टेप में अगर बात करें तो फोर्स का मैग्नीट्यूड लेंगे, और तीसरे स्टेप में हम उसका रिजल्ट कैलकुलेट करेंगे। रिजल्ट को कैलकुलेट करने के लिए हमने सिंपल वेक्टर एडिशन वाली चीज़ को रिकॉल किया था। हमने कहा था कि a वेक्टर प्लस b वेक्टर इक्वल्स टू r वेक्टर है। ठीक है ना, ये कहा था हमने a वेक्टर प्लस b वेक्टर इक्वल्स टू r वेक्टर। तो जो r का मैग्नीट्यूड आएगा दैट विल बी a² प्लस b² प्लस 2ab cos थीटा अंडर द रूट। ये हमने डिस्कस किया था। फिर इसके कुछ पर्टिकुलर केसेस लिए थे, 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री। ठीक, तो इस तरह से हमने वेक्टर एडिशन वाली चीज़ को समझ करके और रिजल्टेंट वेक्टर मतलब रिजल्टेंट फोर्स को कैलकुलेट किया था। कुछ पर्टिकुलर क्वेश्चन हमने उससे रिलेटेड किए थे। ठीक, आज भी कुछ बेसिक चीज़ें ग्रेविटेशन से रिलेटेड हम डिस्कस करेंगे, लेकिन कुछ भी नया स्टार्ट करने से पहले हम एक और क्वेश्चन लेकर के चलते हैं जो बहुत अच्छा क्वेश्चन है और जनरली वो क्वेश्चन हर कहीं हमको मिल जाता है और मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को उसमें कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आ ही जाती है। तो उस क्वेश्चन को हम एक बार देख लेते हैं। क्वेश्चन ये कहता है कि मान लो हमारे पास में कैपिटल M मास का एक पार्टिकल या बॉडी है। अब इसको हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। इस टाइप का क्वेश्चन हमको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी मिलता है। तो यहाँ पर इस कॉन्सेप्ट को आप समझ लेंगे तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में एज इट इज़ आपको चार्जेस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। हमारे पास में एक बॉडी है, एक ऑब्जेक्ट है या एक पार्टिकल है M मास का। हमने इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया और दोनों पार्ट्स को एक फिक्स डिस्टेंस पर रख दिया। मतलब दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है, से दैट डिस्टेंस इज r। हमने उस डिस्टेंस को r मान लिया, उस डिस्टेंस को हमने फिक्स कर दिया, डिस्टेंस फिक्स है। अब एक पार्ट यहाँ पर रख दिया, मान लो उसका मास m1 है, और दूसरा पार्ट यहाँ पर रख दिया, मान लो उसका मास m2 है। क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन को समझना ध्यान से। क्वेश्चन ये कहता है कि डिस्टेंस को फिक्स रखते हुए मासेस की वैल्यू आप अपने अकॉर्डिंग डिसाइड करो और कुछ इस तरह से डिसाइड करो कि दोनों के बीच में जो फोर्स आए वो मैक्सिमम फोर्स आना चाहिए फॉर अ गिवन डिस्टेंस। आई रिपीट द क्वेश्चन। हमने m मास का एक पार्टिकल या बॉडी ली, उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, उनके मास m1 और m2 हमने कंसीडर कर लिए। दोनों को एक फिक्स डिस्टेंस पर रख दिया, मतलब डिस्टेंस की वैल्यू चेंज नहीं कर सकते। अब इस डिस्टेंस को फिक्स रखते हुए ये जो मासेज हैं, इन मासेज की वैल्यू आप किसी भी तरह से चेंज करो। भाई दोनों का टोटल तो m ही आना है। मतलब हम यहाँ पर कह सकते हैं कि m1 प्लस m2 इज इक्वल्स टू m। ठीक, अब m1 और m2 कुछ इस तरह से डिसाइड करो कि इस गिवन डिस्टेंस के लिए दोनों पार्टिकल या दोनों पार्ट्स के बीच में जो फोर्स आए वो एक मैक्सिमम फोर्स आ जाए। तो किस तरह से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अगर कहीं आपने ये क्वेश्चन देखा है, आपको अपने कॉन्सेप्ट पर थोड़ा सा विश्वास है, तो इस क्वेश्चन को आप स्क्रीन को पॉज करके खुद अपने लेवल पर एक बार सॉल्व जरूर करके देखें। और आपको लगता है कि बिल्कुल ही मेरे तो रेंज से दूर है ये क्वेश्चन, तो जो मैं सॉल्यूशन समझा रहा हूँ उसको ध्यान से समझिए। सॉल्यूशन क्या कहता है कि भाई हमने 2 पार्टिकल ले लिया m1 और m2, डिस्टेंस r को हमने फिक्स कर दिया, r को हम चेंज कर नहीं सकते।
अब मुझे मालूम है कि m1 प्लस m2 इक्वल्स टू m है, स्मॉल m कैपिटल M, वॉट एवर यू वांट टू टेक, जो भी आप लेना चाहो। तो m1 और m2 डिसाइड करने, फोर्स हमको मैक्सिमम चाहिए। अगर मैं इन दोनों पार्ट्स के बीच में फोर्स लिखूं बेसिक फॉर्मूले से, तो क्या लिखूंगा, F इक्वल्स टू जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर, बिल्कुल बेसिक सी बात है। ठीक, अब इस एक्सप्रेशन से अगर मैं देखूं तो क्वेश्चन क्या है, इस एक्सप्रेशन से मैं क्वेश्चन को समझना चाहता हूं। मुझे f की वैल्यू मैक्सिमम चाहिए, g को मैंने फिक्स कर ही रखा है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, r को मैंने इस क्वेश्चन में फिक्स कर दिया। अब m1 और m2 दो वेरिएबल है, तो मुझे m1 और m2 का प्रोडक्ट कुछ इस तरीके से एडजस्ट करना है कि f की वैल्यू मैक्सिमम आ जाए और m1 और m2 दोनों का टोटल m आना चाहिए। ठीक, तो ये मैथमेटिक्स का एक बेसिक रूल है, थोड़ा सा मैं आपको समझा देता हूँ, और आप मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हो तो आपको थोड़ी सी मैथ्स में भी हेल्प मिल जाएगी इस चीज़ के लिए। मैथ्स में एक चैप्टर आता है मैक्सिमा एंड मिनिमा का। ठीक है, मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा, मैं उतनी बात करूँगा जितनी हमारे लिए रिक्वायर्ड है। बाकी मैथ्स में अगर आप इस चैप्टर को पढ़ते हैं तो वो तो बहुत ज़्यादा डीप में दिया हुआ है। मैक्सिमा और मिनिमा, हमें अगर मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू का पता लगाना है तो उसके लिए मैथमेटिक्स में एक तरीका बताया हुआ है। एग्जाम्पल में लेकर के चलता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, y इज़ अ फंक्शन ऑफ x। ठीक है, इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है, अगर आप कोई बायोलॉजी के स्टूडेंट है तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। y इक्वल्स टू एफ एक्स। अब y इक्वल्स टू एफ एक्स का मतलब क्या है, y इज़ अ फंक्शन ऑफ x, एंड व्हाट इज एक्चुअल मीनिंग ऑफ दिस, कि y इज गिवन इन द फॉर्म ऑफ x, मतलब y x पर डिपेंड है। नाउ द इक्वेशन मे बी y is equals to x cube plus 3x square plus x plus 1. It may be x square plus 2x plus 1. Something is written in the form of x. So y depends on x. मतलब y x का फंक्शन है। अब मान लो इनमें से कोई सा भी इक्वेशन है, हमसे कह दिया कि x की वैल्यू फाइंड करो, x की वैल्यू फाइंड करो। यहाँ समझना बात को ध्यान से, x की वैल्यू फाइंड करो जिसके लिए y मैक्सिमम या मिनिमम आए। तो मैक्सिमम या मिनिमम कुछ भी पूछा जाए, हमको दोनों ही सूरत हाल में dy अपॉन dx इक्वल्स टू 0 करना है। दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट। मैं इसकी डिटेल में चाहूँ तो जा सकता हूँ, बट अभी मैं इतनी डिटेल में बात करूँगा नहीं कि मैक्सिमम मिनिमा की अगर हम बात करते हैं तो dy अपॉन dx इक्वल्स टू 0 क्यों करते हैं, क्योंकि दोनों पर स्लोप की वैल्यू 0 आती है। ठीक है, तो अब यहाँ से मेरे दिमाग में एक कॉन्सेप्ट डेवलप हो गया कि y अगर x की फॉर्म में गिवन है, मुझे x की वैल्यू पता लगानी जिसके लिए y मैक्सिमम या मिनिमम आए, तो मुझे dy अपॉन dx इक्वल्स टू 0 करना है, चाहे मैक्सिमम की बात हो चाहे मिनिमम की बात हो। ठीक, इस चीज़ को एक बार हम सोच करके देखें कि क्या ये कॉन्सेप्ट हमारे इस क्वेश्चन पर अप्लाई होने लायक है। जैसे मैंने यहाँ पर बोला था कि भाई x की वैल्यू बताओ जिसके लिए y मैक्सिमम या मिनिमम आए, ऐसे ही मैं यहाँ पर कुछ कहना चाह रहा हूँ कि m1 और m2 की वैल्यूज डिसाइड करो जिसके लिए f मैक्सिमम आए। अब अगर आप ध्यान से मेरी बात को सुन रहे हैं तो आपको थोड़ा सा डिफरेंस नजर आएगा हमारे क्वेश्चन की सिचुएशन और हमारे कॉन्सेप्ट में, कि सर कॉन्सेप्ट में तो केवल एक वेरिएबल था x, उसकी वैल्यू पता लगानी थी जिसके लिए y मैक्सिमम या मिनिमम आए। हमारे क्वेश्चन में तो वेरिएबल दो है, m1 और m2, हमको पता लगाना है कि f मैक्सिमम का है। एक वेरिएबल की बात हो तो हम ये वाला कॉन्सेप्ट अप्लाई कर सकते हैं जो अभी आपने बताया है, मैक्सिमम और मिनिमम का। तो फिर थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाते हैं कि ये जो हमारा m है, टोटल मास है, ये तो हमको गिवन है, ये तो फिक्स है। तो क्या हम इस एक्सप्रेशन को दो वेरिएबल्स की जगह एक वेरिएबल में कन्वर्ट कर सकते हैं क्या? दो वेरिएबल कौन कौन से हैं, m1 और m2। हम दो की जगह एक वेरिएबल लेना चाहते हैं, या तो m1 आ जाए या फिर m2 आ जाए। तो हमने कॉमन सेंस क्या लगाया, हमने कहा एक काम करते हैं, यहाँ से m2 की वैल्यू ले लेते हैं, दैट इज m माइनस m1, एंड पुट दिस वैल्यू ऑफ m2 इन दिस एक्सप्रेशन। या फिर m1 की वैल्यू ले लो m2 की फॉर्म में, कोई एक वैल्यू ले लो दूसरे की फॉर्म में और वैल्यू पुट कर दो। तो अब यहाँ पर एक्सप्रेशन क्या बनेगा, f इक्वल्स टू g m1, और m2 को मैंने लिख दिया m माइनस m1 अपॉन आर स्क्वायर। इस कॉमन सेंस से हमारी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अब शायद कॉन्सेप्ट अप्लाई हो जाएगा एक बार, लेकिन देख ले ध्यान से। f इक्वल्स टू ये एक्सप्रेशन आ गया, इसमें g हमारा फिक्स है, r हमारा फिक्स है और m हमारा फिक्स है। वेरिएबल के नाम पर केवल m1 आया, m2 को हमने गायब कर दिया। अब शायद सिचुएशन कुछ ऐसी बन गई कि भाई x की वैल्यू बताओ जिसके लिए y मैक्सिमम आए।
तो अब यहाँ पर मैं आपसे क्वेश्चन किस तरह से कर रहा हूँ कि m1 की वैल्यू बताओ, फाइंड द वैल्यू ऑफ m1 फॉर विच f इज मैक्सिमम। तो क्या ये जो कॉन्सेप्ट अभी हमने ये वाला डिस्कस किया है, ये ये कॉन्सेप्ट हमारे फिजिक्स में बहुत काम आता है सर, बहुत यूज में आने वाला कॉन्सेप्ट है। इसको बहुत विशेष तौर पर आप ध्यान रखिए। बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं स्पेशली जेई में तो जहाँ पर ये मैक्सिमम मिनिमम वाला कॉन्सेप्ट काम करता है। तो जैसे ही मैक्सिमम मिनिमम आता है हम डिफरेंशिएशन इक्वल्स टू 0 कर देते हैं। तो अब हमारे सामने सिचुएशन क्या है कि m1 की वैल्यू चाहिए जिसके लिए f मैक्सिमम आए। हमने कहा साहब x की वैल्यू चाहिए जिसके लिए y मैक्सिमम आए, तो dy/dx इक्वल्स टू 0 किया था। तो अब यहाँ पर हमको क्या कहना चाहिए कि सर y की जगह तो हम f ले रहे हैं और x की जगह हम m ले रहे हैं, तो हमको कहना चाहिए df/dm1 इक्वल्स टू 0। इसका मतलब हम इसका m1 के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर दें और उसको इक्वल्स टू 0 लिख दें। यही तो मीनिंग निकल करके आया, कर दिया हमने डिफरेंशिएशन। चलो भाई डिफरेंशिएशन करते हैं m1 के रेस्पेक्ट में, तो df/dm1। अब डिफरेंशिएशन में जो जो कांस्टेंट है उनको तो बाहर पटक लो, बाहर कर दिया हमने g/r² को। अब डिफरेंशिएशन किसका कर रहे हैं, m1 के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन हो रहा है। ब्रैकेट में हमने लिखा m1 m-m1 एंड दैट इज गोइंग टू बी 0। ठीक, इसका मतलब अल्टीमेटली हमें ये डिफरेंशिएशन करना है क्योंकि इक्वल्स टू 0 की वजह से ये चीज़ तो खत्म हो ही जाएगी। चलो इसको तो गायब किया। यहाँ हम u.v का फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। तो हमने m1 को रख लिया, इस ब्रैकेट का डिफरेंशिएशन करेंगे तो m का डिफरेंशिएशन कांस्टेंट होने की वजह से 0 होगा और m1 का m1 के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन 1 आ गया। फिर प्लस लगा करके हमने ब्रैकेट मतलब m-m1 को एज इट इज़ रख लिया, इस m1 का डिफरेंशिएशन किया m1 के रेस्पेक्ट में दैट इज़ 1 इक्वल्स टू 0। ठीक, बस इसको सॉल्व करना है। -m1 प्लस m-m1 इक्वल्स टू 0, सो 2m1 इक्वल्स टू m और m1 इक्वल्स टू m/2। दिस इज द वैल्यू ऑफ m1। अब m1 इक्वल्स टू m/2 आ गया तो यहां से हम चेक कर सकते हैं m2 इक्वल्स टू, वैसे ही बोल देंगे m-m1 करना है, मतलब m-m/2 करेंगे तो m2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, m/2 आ जाएगी। इसका मतलब दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दो, ये वाला मास कितना रखो m/2 और ये वाला मास कितना रखो m/2। दो इक्वल पार्ट्स में अगर डिवाइड कर देंगे तो हमें फोर्स की वैल्यू मैक्सिमम मिल जाएगी। तो ये एक मैक्सिमम मिनिमम वाला कॉन्सेप्ट मुझे समझाना था। दिस इज नॉट फॉर द ग्रेविटेशन ओनली, इट विल बी एप्लीकेबल फॉर द सम क्वेश्चंस इन द इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एज वेल। और कहूँगा कि और भी चैप्टर्स में जहाँ पर मैक्सिमम मिनिमम वाला कोई केस बन जाए, आपको कोई भी एक क्वांटिटी गिवन है, मतलब उसका एक फंक्शन गिवन है और आपको पता लगाना हो कि भाई इसकी क्या वैल्यू होनी चाहिए जिसके लिए मैक्सिमम या मिनिमम आ जाए, तो आपको डिफरेंशिएशन इक्वल्स टू 0 करना है। 90% केसेस में आप ये मान करके चले, कुछ एक्सेप्शनल केसेस की तो बात अलग है। ठीक है, तो इस तरह से अपन डिफरेंशिएशन करके ये मैक्सिमम मिनिमम का कॉन्सेप्ट लगा करके और इस क्वेश्चन का आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। इस तरह का क्वेश्चन आपको ग्रेविटेशन के अलावा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में मिल जाएगा चार्ज के लिए। इज दैट क्लियर? अब इसके बाद में हम बात को बढ़ाते हैं आगे। ठीक है, बात करते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड की। ग्रेविटेशन का बेसिक मीनिंग समझ में आया कि सर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, मासेस की वजह से होता है। यहाँ तक हमको बात क्लियर है, यहाँ तक हमको कोई डाउट नहीं है। ठीक, अब थोड़ी बेसिक बात और बात करते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड की, और मैं इसी के साथ में बात कर लूँगा ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी की। ग्रेविटेशनल फील्ड के साथ ही मैं ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी की बात कर लूँगा। ठीक है, पहले हम ग्रेविटेशनल फील्ड का मतलब समझे क्या है। मान लो हमारे पास में ये कोई एक मास है, से m मास है। ठीक है, अब इसके आसपास में अगर कोई दूसरा मास हम रखेंगे तो इसकी वजह से उस पर ग्रेविटेशन लगेगा, मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा, बिल्कुल लगेगा। मान लो मैंने यहां पर कोई मास रखा तो उस पर ग्रेविटेशन लगा। अगर मैं उस मास को थोड़ा सा ज्यादा डिस्टेंस पर रख दूं तो इसकी वजह से उस पर जो फोर्स लगेगा वो डिक्रीज हो जाएगा या इंक्रीज हो जाएगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछा है सर। F प्रोपोर्शनल टू 1/r² होता है। इसका मतलब जैसे जैसे दो मासेस के बीच में डिस्टेंस बढ़ता जाएगा वैसे वैसे फोर्स कम होता चला जाएगा। एज द डिस्टेंस इज इंक्रीजिंग
फोर्स इज डिक्रीजिंग। अगर डिस्टेंस इज बढ़िंग तो फोर्स इज घटिंग। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो पार्टिकल को जैसे जैसे हम दूर लेकर के जाएंगे वैसे वैसे उस पर फोर्स कम होता चला जाएगा। तो और दूर लेकर के चले जाएंगे फोर्स और कम हो जाएगा, और दूर लेकर के चले जाएंगे फोर्स और कम हो जाएगा। हमने क्या किया, हमने इस पार्टिकल की ये एक बाउंड्री ड्रॉ कर दी। अब इस बाउंड्री का क्या मतलब है भाई? इस बाउंड्री का मतलब यह है कि अगर कोई दूसरा पार्टिकल इस बाउंड्री के अंदर आ गया तो हमारा ये पार्टिकल उस पर फोर्स लगाएगा, ग्रेविटेशन लगाएगा। और अगर वो पार्टिकल इस बाउंड्री से बाहर रहेगा तो इसकी वजह से उस पर फोर्स लगेगा तो सही, बट वो नेग्लिजिबल होगा और हम उस फोर्स को जीरो कंसीडर कर लेंगे। तो ये हमने इसकी एक बाउंड्री बना दी कि बाउंड्री में कोई दूसरा पार्टिकल आए तो इसकी वजह से उस पर ग्रेविटेशन लग जाए, लेकिन वो पार्टिकल अगर बाउंड्री से बाहर जाए तो उस पर इसकी वजह से ग्रेविटेशन नहीं लगे। तो ये जो पूरा एक रीजन डेवलप हुआ, ये जो पूरा एक पोर्शन डेवलप हुआ, ये जो मैं शेडेड कर रहा हूं बाउंड्री के अंदर, ये जो पूरी जगह है, इसको हम कहेंगे ग्रेविटेशनल फील्ड। तो हम ग्रेविटेशनल फील्ड को डिफाइन कैसे करेंगे कि ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ अ मास इज डिफाइंड एज द रीजन अराउंड दैट मास in which other particle or other mass experiences a force of gravitation or attraction। कि एक मास के चारों तरफ का वो पोर्शन जिसमें कोई भी दूसरा मास ग्रेविटेशन को फील कर सके, उस पोर्शन को हम ग्रेविटेशनल फील्ड कहेंगे। यही डेफिनेशन हमको बुक्स में मिलेगी और ये डेफिनेशन हमको समझनी चाहिए। तो इस तरह से हमने ग्रेविटेशनल फील्ड को डिफाइन कर दिया। अब बात आती है ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी की। तो बहुत सारी जगह पर बेटा कॉमन सेंस बहुत काम करता है। कॉमन सेंस छोटी चीज़ नहीं है, कॉमन सेंस एक बहुत बड़ी चीज़ है। अब जाहिर सी बात है कि अगर मैं ग्रेविटेशन फील्ड इंटेंसिटी की बात करूंगा तो ग्रेविटेशन फील्ड में ही किसी पॉइंट पर बात करूंगा, क्योंकि बाहर की तरफ तो ग्रेविटेशन फील्ड है ही नहीं। तो मैंने कहा कि ग्रेविटेशन फील्ड में जैसे मैंने ये P पॉइंट कंसीडर कर लिया, अब मैंने कहा कि मुझे इस पॉइंट पर ग्रेविटेशन फील्ड इंटेंसिटी चाहिए। ठीक है भाई, इस पॉइंट पर ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी चाहिए। तो इंटेंसिटी का मतलब क्या है, अब उसको समझो ध्यान से। ये बहुत यूजफुल चीज़ है, बहुत काम आने वाली चीज़ है। हमने सबसे पहले काम ये किया कि जिस पॉइंट पर हमको इंटेंसिटी चाहिए वहां पर हमने एक पार्टिकल अपनी तरफ से एज्यूम कर लिया, मान लिया, रख दिया, और उस पार्टिकल का हमने मास ले लिया से m0। ठीक, अब इसमें कंफ्यूज मत होना, इसमें दो मास हैं। एक तो ये वाला मास जिसके हम ग्रेविटेशनल फील्ड की बात कर रहे हैं, जिसकी इंटेंसिटी की हम बात कर रहे हैं, और एक ये वाला मास जो हमने यहाँ पर रखा है केवल इंटेंसिटी को टेस्ट करने के लिए, ग्रेविटेशनल फील्ड को टेस्ट करने के लिए। कन्फ्यूज़न ना हो इस वजह से इन दो मासेस को अलग अलग नाम दिए जाते हैं और फिर उन्हीं नाम से उनको पुकारा जाता है। m को हमने कहा सोर्स मास। लॉजिक है इसके पीछे। सोर्स मास क्यों कहा? क्योंकि हम जिस ग्रेविटेशनल फील्ड की या जिस इंटेंसिटी की बात कर रहे हैं वो है किसकी वजह से, उसका सोर्स कौन है, उसका सोर्स ये है। इसीलिए जिसके ग्रेविटेशनल फील्ड की बात होगी उसको हम कहेंगे सोर्स मास। और यहां पर हमने ये वाला जो मास रखा है ये ग्रेविटेशनल फील्ड को टेस्ट करने के लिए रखा है, इसीलिए हम इस मास को कहेंगे टेस्ट मास। तो जिसके ग्रेविटेशनल फील्ड की बात हो उसको सोर्स मास कहना है, और जिसको टेस्ट करने के लिए काम में लिया जाए उसको टेस्ट मास कहना है। ये बात अपन को क्लियर? तो हमको जिस भी पॉइंट पर इंटेंसिटी चाहिए वहां पर हम कौन सा मास रखेंगे? टेस्ट मास रखेंगे। मान लो हमारा टेस्ट मास है m0। अब इंटेंसिटी का मतलब क्या हुआ कि हमने यहां पर जो टेस्ट मास रखा m0 उस पर फोर्स कैलकुलेट कर लो, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन कर लिया। ये जो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन आया इसको टेस्ट मास से ही डिवाइड कर दो, कर दिया। तो अब जो रिजल्ट आएगा दैट रिजल्ट इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी। I फॉर इंटेंसिटी, G फॉर ग्रेविटेशन। तो किसी भी पॉइंट पर ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी को कैलकुलेट करने का तरीका क्या है कि वहां पर एक टेस्ट मास लेकर के उस पर फोर्स कैलकुलेट किया जाए और टेस्ट मास से उस फोर्स को डिवाइड कर दिया जाए, तो हमको उस पॉइंट पर ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी मिलेगी।
ये जो मैंने ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी का एक्सप्रेशन लिखा, इसी एक्सप्रेशन से ग्रेविटेशनल फील्ड की इंटेंसिटी की डेफिनेशन बनेगी, और डेफिनेशन दो बन सकती है, सुनना ध्यान से। एक डेफिनेशन तो मैं सीधे सीधे बोलूंगा कि ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट इज डिफाइंड एज द फोर्स एक्टिंग ऑन द टेस्ट मास डिवाइडेड बाय द वैल्यू ऑफ टेस्ट मास, और दिस इज द रेशियो ऑफ फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन एंड टेस्ट मास। एक डेफिनेशन तो ये बन गई, मतलब जो दिख रहा है वो हमने बोल दिया, एक डेफिनेशन ये बन गई। एक डेफिनेशन बनाने का तरीका क्या है कि डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है m नॉट, तो m नॉट को कर दो 1, मतलब टेस्ट मास को कर दो 1। इसको अगर 1 कर देंगे तो IG इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, FG। ठीक है, अब यहां से टूटे फूटे तरीके से हम एक डेफिनेशन बोलते हैं, फिर उसको मिला देंगे तो ये शायद प्रॉपर डेफिनेशन बन जाएगी। क्या दिख रहा है हमको कि अगर टेस्ट मास 1 है, यूनिट है, तो उस पर जो फोर्स लग रहा है वही इंटेंसिटी है। तो अब हम किसी पॉइंट पर ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी को क्या ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि यूनिट मास पर जो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन लगता है उसी को ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी कहते हैं। और सिंप्लीफाई करूं थोड़ा सा कि किसी भी पॉइंट पर अगर हमको इंटेंसिटी चाहिए तो हम क्या करें, हम वहां पर एक यूनिट मास रख दें। जिस भी पॉइंट पर इंटेंसिटी चाहिए वहां पर एक यूनिट मास रख दें, उस यूनिट मास पर जो फोर्स लगे बस वही उस पॉइंट पर इंटेंसिटी है। तो यूनिट मास रखो, फोर्स कैलकुलेट करो, जो फोर्स मिलेगा वही ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी हो गई। ये डेफिनेशन भी और ये मीनिंग भी। अब एक बात इसमें इंटेंसिटी के डायरेक्शन की ओर आती है कि सब ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन कैसे डिसाइड करेंगे। तो डायरेक्शन बहुत इजीली डिसाइड करेंगे। ये जो हमने एक्सप्रेशन लिखा इसमें वेक्टर लगा लो, फोर्स पर वेक्टर लगा दिया, मास पर कोई वेक्टर नहीं आएगा तो इंटेंसिटी पर वेक्टर आ गया। अच्छा, मास हमेशा पॉजिटिव रहना है, इसका मतलब यहाँ पर हमेशा प्लस साइन आना है, इसका मतलब इंटेंसिटी हमेशा उस डायरेक्शन में होगी जिस डायरेक्शन में फोर्स होगा। भाई वेक्टर का एक बेसिक रिलेशन हम जानते होंगे ना कि ए वेक्टर इक्वल्स टू 2b वेक्टर और ए वेक्टर इक्वल्स टू -2b वेक्टर। व्हाट इज बेसिक डिफरेंस? अगर डायरेक्शन का रिलेशन निकालना चाहते तो प्लस माइनस पर ध्यान दो, यहां भी प्लस है और यहां भी प्लस है, इसका मतलब ए और बी सेम डायरेक्शन में। यहां अगर देखें तो माइनस है, इसका मतलब ए और बी एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में। ये एक बेसिक चीज है वेक्टर से रिलेटेड। तो यहां पर प्लस आना है क्योंकि मास हमेशा पॉजिटिव होना है, तो इंटेंसिटी हमेशा कौन से डायरेक्शन में होगी, जिस डायरेक्शन में फोर्स होगा। ठीक, तो अब किसी भी पॉइंट पर इंटेंसिटी से रिलेटेड क्या क्या बातें हमारी सामने आई। पहली बात, कैलकुलेट करने का तरीका क्या है कि जिस भी पॉइंट पर इंटेंसिटी चाहिए वहां पर एक यूनिट मास कंसीडर करो, जिसको हम टेस्ट मास बोल रहे हैं। तो टेस्ट मास की वैल्यू 1 ले लो, यूनिट मास कंसीडर करो, उस पर जितना फोर्स लगेगा ग्रेविटेशन का वही वहां पर ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी है। और फोर्स जिस डायरेक्शन में लगेगा ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी भी उसी डायरेक्शन में मिलेगी हमको। क्या ये बात हमको क्लियर हुई? ठीक है, तो डायरेक्शन वाली बात भी आ गई, मैग्नीट्यूड वाली बात भी आ गई, इंटेंसिटी का हमको मीनिंग भी समझ में आ गया। छोटी सी बात उसकी यूनिट के लिए और कर लेते हैं कि इंटेंसिटी की यूनिट क्या मिलेगी। ये रहा फोर्स, ये रहा मास। फोर्स के लिए होगा न्यूटन, नीचे मास के लिए होगा केजी। तो इंटेंसिटी के लिए यूनिट क्या आ गई है, न्यूटन पर केजी। दिस इज द यूनिट ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी। इज दैट क्लियर? चलो अब आओ, एक पॉइंट मास की वजह से हम ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी देखते हैं। मैं थोड़ा सा शॉर्ट में लिखूंगा इसको, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी। अच्छा, एक छोटी सी बात और बता दूं कि ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी को जनरली शॉर्ट में हम ग्रेविटेशनल फील्ड ही बोल देते हैं। कहीं आपको क्वेश्चन इस तरीके से मिले तो घबराना मत, कंफ्यूज मत होना। आपको क्वेश्चन मिलेगा कि इस पर्टिकुलर पॉइंट पर ग्रेविटेशनल फील्ड कितना है, तो ग्रेविटेशनल फील्ड का मतलब वो हमसे इंटेंसिटी के बारे में पूछ रहा है। तो अब हम ले रहे हैं ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ पॉइंट मास। एक पॉइंट मास की वजह से ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी लेते हैं।
चलो लेते हैं। ये हो गया हमारा सोर्स मास m। हमने कहा कि इसके ग्रेविटेशन फील्ड में p पॉइंट है। मान लो वो पॉइंट यहाँ से r डिस्टेंस पर है, तो हमको r डिस्टेंस पर इसकी वजह से इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है। तो हमने यहाँ पर जैसा अभी सीखा वैसा काम कर लिया कि यूनिट मास रख लिया m0 इक्वल्स टू 1। अब इस पर फोर्स कैलकुलेट कर लो। फोर्स क्या लिखेंगे, g m1 का मतलब हो गया m, m2 का मतलब m0 दैट इज 1 अपॉन में डिस्टेंस का स्क्वायर r स्क्वायर। तो एफ जी इक्वल्स टू जी एम अपॉन आर स्क्वायर, और यूनिट मास है तो उस पर जो फोर्स लगेगा वही इंटेंसिटी है। तो हमको इंटेंसिटी क्या मिल गई, दैट इज इक्वल्स टू जी एम अपॉन आर स्क्वायर। एक पॉइंट मास m से r डिस्टेंस पर इंटेंसिटी की वैल्यू जी एम अपॉन आर स्क्वायर मिल गई। m मास से r डिस्टेंस पर इंटेंसिटी कितनी, जी एम अपॉन आर स्क्वायर। अब इसका डायरेक्शन कौन सा भाई, इस पर मास पर फोर्स का डायरेक्शन देख लो, अट्रैक्शन का आएगा, तो इस पर इंटेंसिटी इस डायरेक्शन में आ गई। फोर्स का डायरेक्शन ही इंटेंसिटी का डायरेक्शन है, उसको डिसाइड करने में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये बात हमको क्लियर हो गई अच्छे तरीके से। अब जैसे प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन हमने नेट फोर्स को कैलकुलेट करने के लिए अप्लाई किया था, नेट फोर्स के लिए हमने प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन अप्लाई किया था ना, उसी तरह से प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन हम ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी के लिए भी अप्लाई कर देंगे। कैसे क्वेश्चन बनेगा देखते हैं ध्यान से। एक पार्टिकल ये लिया, एक पार्टिकल ये लिया, सिंगल पार्टिकल की वजह से तो हमने लिख ही लिया। मान लो ये m है, ये m/2 है, मिड पॉइंट है O। मिड पॉइंट तो डिस्टेंस दोनों इक्वल, ये डिस्टेंस a और ये भी a मान लिया हमने। अब हमसे कह दिया कि इस पॉइंट पर रिजल्टेंट इंटेंसिटी कैलकुलेट करो। कोई नई बात नहीं है, कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है, बिल्कुल घबराने की आवश्यकता नहीं है। आप एक बार इसको ट्राई करके देखो, स्क्रीन को पॉज करके, फिर सॉल्यूशन बता रहा हूँ, उसको समझना। जो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन हमने फोर्स के लिए अप्लाई किया था वही इंटेंसिटी के लिए अप्लाई करना है, क्योंकि लॉजिकली अगर देखें तो इंटेंसिटी भी तो फोर्स ही है। तो जैसा हमने फोर्स के लिए किया ऐसा इंटेंसिटी के लिए करें। 3 स्टेप फॉलो किए थे, वही 3 स्टेप यहाँ फॉलो करेंगे। पहले हम ओ पॉइंट पर इंटेंसिटी की डायरेक्शन दिखा दें, फिर उनके मैग्नीट्यूड लिख लें, फिर उनका रिजल्ट निकाल लें। वेरी सिंपल। अब इंटेंसिटी के डायरेक्शन m की वजह से अट्रैक्शन का फोर्स आएगा। भाई यहाँ पर एक मास कंसीडर कर लो, m0 कंसीडर कर लिया, दैट इज इक्वल्स टू 1। तो फोर्स इधर लगा तो इंटेंसिटी इधर आ गई, हमने बोल दिया इसको Ig1। और m/2 की वजह से इंटेंसिटी इस डायरेक्शन में आ गई, उसको हमने बोल दिया Ig2। अब इंटेंसिटी का एक्सप्रेशन क्या है, पॉइंट मास की वजह से Gm अपॉन आर स्क्वायर। निकाल लो दोनों, Ig1 इक्वल्स टू Gm अपॉन ए स्क्वायर, Ig2 इक्वल्स टू Gm/2 अपॉन ए स्क्वायर। समझ में आ रही है ना बात। तो ये हो गया है, कितना हो गया, Gm अपॉन 2a स्क्वायर। तीसरा स्टेप, डायरेक्शन अपोजिट है तो नेट इंटेंसिटी क्या लिखेंगे, अपोजिट डायरेक्शन है तो दोनों का डिफरेंस लेंगे, याद होगी ये बात। ज़्यादा कौन सा है, Ig1, तो माइनस कर देंगे इसमें से Ig2 को, दैट इज इक्वल्स टू Gm अपॉन ए स्क्वायर माइनस Gm अपॉन 2a स्क्वायर, एंड दैट इज इक्वल्स टू Gm अपॉन 2a स्क्वायर। ये लो जी, ये इंटेंसिटी आ गई। ये उसी पैटर्न का क्वेश्चन है जैसे फोर्स के लिए था। डिफरेंस बस इतना था कि वहां पर हम m पर या m/2 पर या किसी मास पर फोर्स कैलकुलेट कर रहे थे, यहां हमने मास की वैल्यू को 1 कर दिया बस। इसीलिए इंटेंसिटी वाला फॉर्मूला लगाया, बाकी वही प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन इसमें काम करेगा। गेटिंग माय पॉइंट। और एक एग्जांपल कर लेते हैं अपने सेटिस्फेक्शन के लिए, इक्विलेटरल ट्राइंगल वाला ले लेते हैं। ये ले लिया हमने इक्विलेटरल ट्राइंगल, ठीक है। तीनों वर्टेक्स पर m मास के पार्टिकल रख लिए, साइड A हो गई। हमने कहा इसका जो सेंट्रोइड है उस पर इंटेंसिटी कैलकुलेट करो।
स्क्रीन को पॉज करो और आप सॉल्व करके देखो, फिर सॉल्यूशन बता रहा हूँ उसको देखना। अब सेंट्रोइड पर इंटेंसिटी चाहिए। चलो जी, पहले तीनों की वजह से इंटेंसिटी की डायरेक्शन, तो इस वाले मास की वजह से इंटेंसिटी इधर, राइट में जो मास है उसकी वजह से इंटेंसिटी इधर, ऊपर जो मास है उसकी वजह से इंटेंसिटी इधर, I1 IG1 IG2 और IG3 ऐसा मान लो। फिर थोड़ा सा कॉमन सेंस लगा रहा हूं, क्या तीनों का मैग्नीट्यूड सेम आएगा? क्योंकि सेंट्रोइड का डिस्टेंस तीनों से इक्वल आएगा और ये मास भी तीनों इक्वल है, तो तीनों का मैग्नीट्यूड मैं एक साथ लिख दूं। क्या लिख दूं? IG1 इक्वल्स टू IG2 इक्वल्स टू IG3 इक्वल्स टू GM अपॉन सेंट्रोइड का डिस्टेंस R मान लो स्क्वायर। R होता कितना है बता देता हूं, हालांकि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में हमको जरूरत नहीं पड़ेगी। ए सेंट्रोइड, तो किसी भी वर्टेक्स से जो डिस्टेंस आता है वो a/√3 आता है। आप कैलकुलेट करके देख सकते हैं इसको ट्रिग्नोमेट्री से। ये ध्यान रखने वाली बात है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल में वर्टेक्स से सेंट्रोइड का जो डिस्टेंस आता है वो a/√3 आता है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या सिचुएशन बन रही है? एक इधर है, एक इधर है, एक इधर है, मैग्नीट्यूड तीनों का इक्वल है। ये एंगल क्या क्या मिलेंगे सर? टोटल 360 होना है और तीनों इक्वल है, तो 120 120 और 120। ठीक है, आप इसको सॉल्व करेंगे तो नेट इंटेंसिटी विल बी 0। आप इसको पूरा चाहे तो सोल्व कर सकते हैं कि भाई पहले हमने ये दो ले लिए, इन दोनों का रिजल्ट कैलकुलेट किया तो इस डायरेक्शन में आया, पता लगा कि ये और ये इक्वल है, अपोजिट है, तो नेट 0 आ गया। बाकी मैं डायरेक्ट इसको वेक्टर वाली एक प्रॉपर्टी जो याद रखी हुई है उसके बेसिस पर सोल्व कर सकता हूं कि अगर मैं आपसे ये कहूं कि 3 फोर्स हैं, ठीक है, इसको याद रख लीजिएगा आप, फायदा करेगी ये चीज। तीनों का मैग्नीट्यूड सेम है। आप चाहे इसको सॉल्व करके देख लेना, टेस्टेड डिराइव्ड निकाला हुआ रिजल्ट है, वैसे आप याद रख लेना, बाकी रटने की जरूरत नहीं है, आप सॉल्व करके देख सकते हो इसको। एंगल 120 और 120 अगर हो, मैग्नीट्यूड इक्वल और ऐसे ऐसे 120 डिग्री के एंगल हो, तो नेट फोर्स 0 आएगा। आप कभी भी इसको सॉल्व करके देख लेना। सॉल्व कैसे करना है वो तो हमको मालूम है कि पहले 2 फोर्सेस का रिजल्ट निकाल लो, फिर रिजल्ट के साथ में तीसरा फोर्स ले लो, फिर फाइनल रिजल्ट निकाल लो, तो आपको पता लगेगा कि नेट फोर्स 0 आएगा। अब ये बात अगर आप याद रखते हो तो इस तरीके की सिचुएशंस में आप डायरेक्ट रिजल्ट बोल सकते हो कि अरे यार तीनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड इक्वल है और एंगल इनके बीच में 120 डिग्री के बन रहे हैं, तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी हम डायरेक्ट कह देंगे 0 आ गई। ठीक है, तो ये इस तरीके से अपन इंटेंसिटी को भी प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन से कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक, तो इस लेक्चर में हमने ग्रेविटेशन के बारे में कुछ थोड़ा सा और जाना, जिसमें हमने ग्रेविटेशन फील्ड और ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी को पढ़ा समझा, और ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी को कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन उसमें कैसे काम करेगा, क्वेश्चन के थ्रू हमने उसको समझने की कोशिश की। उसके बावजूद भी अगर कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल ही सकते हैं। और हाँ, चैनल को अगर अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो ये काम आप 1 सेकंड भी लेट किए बिना ज़रूर करें। बेल आइकन को प्रेस कर दें, नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे, वीडियोस अपलोड होते रहेंगे, देखते रहिए, पढ़ते रहिए, समझते रहिए, और जो भी डाउट्स हैं टच में रहिए, कमेंट बॉक्स में डालते रहिए, हम उन डाउट्स के आंसर आपको देते रहेंगे। जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो मिलता है आपको ग्रेविटेशन का लेक्चर 3 का। टिल देन टेक केयर, थैंक यू वेरी मच, सी यू, बाय।